नमस्कार। आज हम झारखंड की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। जी, हो जनजाति और खरवाड़ जनजाति। हाँ, और हम इसे ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे एक क्लास में पढ़ाया जाता है। हम एक एक करके स्लाइड्स को देखेंगे और उनमें दी गई हर जानकारी को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी पहली स्लाइड देख रहे हैं। इसका शीर्षक है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी शक्ति हो जनजाति, सामान्य परिचय। जी। इसमें पहला बिंदु है जनसंख्या के आधार पर यह झारखंड की 4th सबसे बड़ी जनजाति है। इसका सीधा सा मतलब है कि आबादी के हिसाब से झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं, उनमें हो जनजाति का स्थान चौथा है। ठीक है। दूसरा बिंदु है इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। ये एक प्रजातीय समूह का नाम है। मतलब इससे ये पता चलता है कि शारीरिक बनावट और वंश के आधार पर ये लोग किस समूह से जुड़े हैं। तो हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आती है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट कहता है कुल जनजातीय आबादी में इनकी हिस्सेदारी 10.73% है। जी, यानी अगर हम झारखंड की सभी जनजातियों की कुल जनसंख्या को 100 मान लें, तो उसमें से लगभग 10.73 लोग हो जनजाति के हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या करीब 92,82,068 थी। हाँ, लगभग 92 लाख लोग। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें लिखा है इनका मुख्य निवास स्थान कोल्हान प्रमंडल है। यस, ये जानकारी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। मतलब अगर सवाल आता है कि हो जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो जवाब होगा कोल्हान डिवीजन। चलिए, ये तो हुआ इनका सामान्य परिचय। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जरूर। इस स्लाइड का शीर्षक है इनकी अपनी भाषा और अपनी लिपि। पहला बिंदु है इनकी भाषा का नाम मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। जी, हो जनजाति के लोग जो भाषा बोलते हैं उसे मुंडारी कहते हैं, और ये भाषा एक बहुत बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात इनकी अपनी खास लिपि है जिसे वारंग क्षितिज कहते हैं। बिल्कुल, जैसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि होती है, वैसे ही हो भाषा को लिखने के लिए इनकी अपनी एक खास लिपि है जिसका नाम है वारंग क्षेती। वाह, तो मतलब ये भाषा और साहित्य के मामले में काफी समृद्ध जनजाति है। बहुत ज्यादा। इनकी भाषा में बहुत सारी कहानियां, गीत और ज्ञान की बातें हैं। इनका साहित्य काफी विकसित है। और इस स्लाइड में भी एक एग्जाम अलर्ट है, लिपि के आविष्कारक लोको बोद्रा। हाँ, ये नाम याद रखने वाला है। वारंगक्षेती लिपि का आविष्कार लोको बोद्रा ने किया था। तो अब हम इनके समाज के बारे में जानेंगे। अगली स्लाइड का शीर्षक है समाज का ढांचा और गोत्र, टोटम्स। जी। पहला ही बिंदु कहता है हो समाज पितृसत्तात्मक होता है। मतलब परिवार और समाज में पुरुषों की, खासकर पिता की भूमिका प्रमुख होती है। वंश भी पिता के नाम से ही आगे बढ़ता है। और ये समाज 80 से अधिक गोत्रों में बटा हुआ है। हाँ, 80 से भी ज्यादा। हो समाज कई छोटे छोटे समूहों में बटा है जिन्हें गोत्र कहते हैं। और इन गोत्रों का एक बहुत सख्त नियम है, सगोत्रीय विवाह पूरी तरह वर्जित है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि एक ही गोत्र के लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। इस नियम का बहुत सख्ती से पालन होता है। यहाँ कुछ प्रमुख गोत्र और उनके प्रतीक भी दिए हैं, जैसे बालमुचू का कुमनी, पूर्ति का चूहा और जोजो का इमली। जी, हर गोत्र का अपना एक प्रतीक या चिन्ह होता है। ये अक्सर कोई जानवर या पेड़ पौधा होता है। एग्जाम अलर्ट में भी 2 गोत्र हैं। हेम्ब्रम गोत्र का प्रतीक लसोड़ा पेड़ और बारला का प्रतीक बड़गांच है। हाँ, बड़गांच यानी बरगद का पेड़। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। आइए अब इनकी शादी से जुड़े नियमों को समझते हैं। अगली स्लाइड है शादी के नियम और वधू मूल्य। इसमें लिखा है प्रायः एक विवाह मनोगमी की प्रथा है, पर बहुविवाह भी मिलता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर हो लोग एक ही शादी करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में एक से ज्यादा शादी करने की भी इजाजत होती है। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात है, ममेरे भाई बहन शादी को प्राथमिकता दी जाती है। जी, इनमें मामा के बच्चों के बीच शादी करना अच्छा माना जाता है और इसे प्राथमिकता भी दी जाती है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा है? वो है आदि विवाह, जो कि एक तरह की अरेंज मैरिज है। हाँ, यहाँ लिखा है सबसे श्रेष्ठ विवाह आदि विवाह अरेंज मैरिज माना जाता है। जो शादी परिवारों वालों की रजामंदी से तय की जाती है, उसे ही सबसे अच्छा मानते हैं। और एक जरूरी परंपरा भी है,
वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू मूल्य देने की अनिवार्य परंपरा है। शादी में लड़के वाले लड़की वालों को कुछ मूल्य चुकाते हैं जिसे वधू मूल्य कहते हैं। ये एक जरूरी रस्म है। और एग्जाम अलर्ट कहता है कि इस वधू मूल्य को पोन, गोनोंग या गोनोम कहा जाता है। जी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पोन, गोनोंग या गोनोम। अब हम शादी के कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में जानेंगे। ये स्लाइड तो एग्जाम फेव भी लिखी है। हाँ, मतलब यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। शीर्षक है विवाह के 5 प्रमुख तरीके। पहला है ओपुटिपी, वर द्वारा कन्या का हरण करके किया गया विवाह। ये एक ऐसा विवाह है जिसमें लड़का लड़की का हरण करके, मतलब उसे अपने साथ भगाकर शादी करता है। दूसरा है राजी खुशी, वर कन्या की मर्जी से प्रेम विवाह। ये तो नाम से ही साफ है। जब लड़का और लड़की अपनी पसंद और मर्जी से शादी करते हैं तो उसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। ये एक तरह का लव मैरिज है। और तीसरा है आदि विवाह, मध्यस्थ अगुआ के जरिए तय अरेंज मैरिज। जी, ये वो शादी है जो किसी बिचौलिए, जिसे अगुआ कहते हैं, के माध्यम से दोनों परिवारों की सहमति से तय की जाती है। एक और प्रकार है दिकू आदि, हिंदू प्रभाव वाला विवाह। हाँ, ये वो विवाह है जिसमें हिंदू रीति रिवाजों का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। और एग्जाम अलर्ट में 2 और नाम है, अंडी और आदर भी विवाह के प्रचलित प्रकार है। जी, इन 4 के अलावा ये 2 नाम भी याद रखने चाहिए। अब देखते हैं कि हो जनजाति में गांव का शासन कैसे चलता है। अगली स्लाइड है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जी, ये इनकी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था है। पहला पॉइंट है 1 मुंडा, यह गांव का प्रधान होता है। बहुत सरल है। हर गांव का एक मुखिया होता है जिसे मुंडा कहा जाता है। और मुंडा की मदद के लिए कौन होता है? उसके लिए होता है डाकुआ। हाँ, 2 डाकुआ, यह मुंडा का सहायक यानी असिस्टेंट होता है। ये मुंडा के संदेशों को गांव वालों तक पहुंचाने का काम भी करता है। फिर तीसरा पद है 3 मानकी, ये पढ़ा का प्रधान होता है। अब देखिए, कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है और उस पढ़ा के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मानकी कहा जाता है। और चौथा 4 पीरपंच, ये पढ़ा का न्यायिक प्रधान है। मतलब पढ़ा के स्तर पर न्याय करने वाले या झगड़ों का निपटारा करने वाले प्रमुख अधिकारी को पीरपंच कहते हैं। और एग्जाम अलॉट में बताया गया है कि 7 से 12 गांवों के समूह को ही पीर या पढ़ा कहते हैं। जी, ये संख्या याद रखनी जरूरी है, 7 से 12 गांव। चलिए अब इनके सांस्कृतिक जीवन की कुछ खास बातें जानते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है युवा गृह और सांस्कृतिक जीवन। पहला ही बिंदु है युवा गृह, इसे गिट्टियोड़ा कहा जाता है। हो जनजाति में युवाओं को सामाजिक और पारंपरिक शिक्षा देने के लिए एक खास जगह होती है जिसे युवा गृह कहते हैं, और इसका नाम गिट्टियोड़ा है। दूसरा अखरा, गांव के बीच का नाच मैदान जिसे एट्टे तुर्तुडुब भी कहते हैं। गांव के बीच में एक खुली जगह होती है जहां लोग नाच गाना और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। इसी को अखरा या एटे तुर्तुड़ कहते हैं। एक और शब्द है अधिंग, रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान। ये बहुत खास है। घर में रसोई के कोने में एक पवित्र जगह होती है जहां वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस जगह को अधिंग कहते हैं। और पीने के लिए पेय, प्रमुख पेय इली है जो देवी देवताओं को भी चढ़ता है। जी, इली इनका एक खास पेय है, एक तरह की पारंपरिक शराब। ये लोग इसे पीते भी हैं और पूजा में देवी देवताओं को अर्पित भी करते हैं। और एग्जाम अलर्ट में एक सख्त नियम बताया गया है, महिलाओं का हल और तीर धनुष छूना सख्त मना है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक नियम है कि हो समाज में महिलाएं हल और तीर धनुष को नहीं छू सकती। अब हम इनकी आर्थिक व्यवस्था यानी रोजी रोटी के साधन के बारे में जानेंगे। जी, स्लाइड है आर्थिक व्यवस्था, खेती और जमीन। पहला बिंदु साफ है, इनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है। ये लोग अपना जीवन चलाने के लिए मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। और इन्होंने जमीन को 3 भागों में बांटा है। पहला है बेड़ो, यह निम्न और सबसे उपजाऊ भूमि है। जी, जो सबसे नीची और सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है उसे बेड़ो कहते हैं। दूसरी है वादी, यह धान उगाई जाने वाली मध्यम भूमि है। जो जमीन बीच की श्रेणी की हो और जिस पर धान की खेती होती है उसे वादी कहते हैं। और तीसरी घोड़ा, यह कम उपजाऊ भूमि है, मोटे अनाज के लिए। जो ऊंची और कम उपजाऊ जमीन होती है उसे गोड़ा कहते हैं। इस पर मोटे अनाज जैसे मक्का या बाजरा उगाए जाते हैं। एग्जाम अलर्ट में इनके कृषि से जुड़े प्रमुख पर्वों के नाम हैं। हाँ, माघे, बाहा, होरो
और जुमनामा। आइए अब इनकी धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं। शीर्षक है धर्म, देवता और पुजारी। सबसे प्रमुख देवता कौन है? यहाँ लिखा है सिंगबोंगा। ये सर्व प्रमुख देवता हैं, सूर्य का प्रतीक। जी, इनके सबसे बड़े और मुख्य देवता सिंगबोंगा हैं, जिन्हें ये सूर्य का प्रतीक मानते हैं। इसके बाद है पुहुइबोंगा। ये ग्राम देवता है, गांव की रक्षा करने वाले देवता। फिर मरांग बुरु। ये पहाड़ देवता है, ये लोग पहाड़ की भी पूजा करते हैं और पहाड़ के देवता को मरांग बुरु कहते हैं। और जो पूजा कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्यूरी। हाँ, चौथा पॉइंट यही है, द्यूरी। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला पुजारी, प्रीस्ट। जी, पूजा पाठ और धार्मिक रस्में करवाने वाला। एग्जाम अलर्ट में कुछ और देवताओं के नाम हैं। दसाउली बोंगा वर्षा देवता है और नागे देवता नाग देवता है। हाँ, बारिश के देवता और नाग देवता। और अब इस सेक्शन की आखिरी स्लाइड, जो एक तरह का सारांश है। शीर्षक है एग्जाम कैप्सूल, एक नजर में। जी, इसमें अब तक पढ़ी हुई मुख्य बातें दोहराई गई हैं। पहला बिंदु, लिपि वारंगक्षिति, आविष्कारक लोकोबोद्रा। हमने पढ़ा था इनकी लिपि वारंगक्षिति है और इसे लोकोबोद्रा ने बनाया था। दूसरा, युवा ग्रह गित्योड़ा, वधु मूल्य पोनगोनोंग। इनके युवा ग्रह को गित्योड़ा और वधु मूल्य को पौन या गोनोंग कहते हैं। तीसरा, प्रधान मुंडा सहायक डाकुआ, पड़ाह प्रमुख मानकी। ये इनकी शासन व्यवस्था है। गांव का प्रधान मुंडा, उसका सहायक डाकुआ और पढ़ा का प्रमुख मानकी। और चौथा, मुख्य देवता सिंगबोंगा, पुजारी द्योरी। इनके मुख्य देवता सिंगबोंगा हैं और पुजारी को द्योरी कहते हैं। और एग्जाम अलर्ट में एक बहुत ही खास बात लिखी है, हो जनजाति में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा है। जी हाँ, ये एक अनोखी बात है कि इस जनजाति में मृत शरीर को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये थी हो जनजाति की पूरी जानकारी। अब हम झारखंड की एक और वीर जनजाति खरवार जनजाति के बारे में जानेंगे। जी बिल्कुल। स्लाइड का शीर्षक है झारखंड की खरवार जनजाति, संपूर्ण विश्लेषण। और एक उपशीर्षक भी है, सत्य के लिए बलिदान देने वाली जनजाति। पहला बिंदु कहता है यह झारखंड की एक लड़ाकू, मार्शल और वीर जनजाति है। और खरवार जनजाति को उनकी बहादुरी और लड़ने की क्षमता के लिए ही जाना जाता है। और ये खुद को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं। जी, ये लोग मानते हैं कि वे राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जो कि एक सूर्यवंशी राजपूत थे। इसलिए सत्य और प्रतिष्ठा इनके लिए प्राणों से भी बढ़कर है। इस जनजाति के लोग सच्चाई और अपनी इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए यह जनजाति अपनी जुबान की पक्की मानी जाती है। मतलब ये लोग जो वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। यहाँ परीक्षा विशेष बॉक्स में एक सीधा सवाल है। प्रश्न, सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर, खरवार, KHRWAR। ये तो याद रखना ही है। सच के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली जनजाति मतलब खरवार। अब इनकी जनसंख्या और निवास क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है जनसांख्यिकी, झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति। जी, पहला बॉक्स है जनसंख्या 2011 लगभग 2.49 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार खरवार जनजाति की आबादी लगभग 2,49,000 थी। और जनजातीय हिस्सेदारी कितनी है? जनजाति हिस्सेदारी 2.87%। इनका मुख्य निवास स्थान कौन सा है? मुख्य निवास पलामू प्रमंडल। अच्छा, तो ये ज्यादातर पलामू में रहते हैं। जी, और पलामू के अलावा ये लोग रांची, हजारीबाग, चतरा और लोहारदगा जिलों में भी पाए जाते हैं। एग्जाम अलर्ट में 2 बातें हैं, जनसंख्या के आधार पर स्थान 5वां, 5th, सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू। हाँ, ये दोनों बातें याद रखनी है। जनसंख्या में 5वें स्थान पर और सबसे ज्यादा पलामू में। आइए इनकी उत्पत्ति और पहचान से जुड़ी कुछ और बातें जानें। शीर्षक है उत्पत्ति और पहचान। यहाँ पहला खंड है 18 हजारी के बारे में। पलामू और लातेहार में इन्हें 18 हजारी उपनाम से जाना जाता है। जी, पलामू और लातेहार इलाके में खरवार लोगों को 18 हजारी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये अपने पूर्वज मानते हैं रोहपासगढ़ के राजा हरिश्चंद्र रोहिताश्व को। जी हाँ, और खुद को एक सूर्यवंशी राजपूत घराने से जुड़ा हुआ मानते हैं। दूसरा खंड भाषा और प्रजाति पर है। भाषा खेरवारी, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार।
खरवार जनजाति की भाषा का नाम खेरवारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का ही हिस्सा है। लेकिन प्रजातीय समूह अलग है। द्रविड़, ड्रविजियन। जी, प्रजाति के हिसाब से ये लोग द्रविड़ समूह में आते हैं और इनका समाज भी पितृसत्तात्मक ही है। तो एग्जाम अलर्ट में याद रखने वाली बातें हैं उपनाम 18 हजारी और प्रजाति द्रविड़। बिल्कुल। अब हम खरवार जनजाति के समाज और रीति रिवाजों पर एक नजर डालेंगे। जी। पहला प्रमुख अंतर बताया गया है, उरांव जनजाति की तरह इनमें धूम कुड़िया युवाग्रह नहीं पाया जाता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमने हो जनजाति में गिट्योड़ा के बारे में पढ़ा, वैसा कोई युवाग्रह खरवार जनजाति में नहीं होता है। और विवाह को लेकर इनकी सोच भी अलग है। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को श्रेष्ठ माना जाता है। इनके समाज में कम उम्र में शादी करने को अच्छा माना जाता है कि दोबारा शादी होती है और इस पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। और इनकी उपजातियां भी हैं, मुख्य रूप से 4: भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। हाँ, खरवार जनजाति आगे इन 4 मुख्य उपजातियों में बटी हुई है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बॉक्स में फिर से वही बात दोहराई गई है कि खरवार जनजाति में युवाग्रह की परंपरा नहीं है। जी, ये एक सीधा सवाल बन सकता है। अब इनकी शासन व्यवस्था को समझते हैं। शीर्षक है शासन व्यवस्था, बैठकी से सतौरा तक। पहला बिंदु, ग्राम पंचायत, इसे बैठकी कहा जाता है। इनके गांव की पंचायत को बैठकी के नाम से जाना जाता है। और पंचायत प्रमुख को मुखिया या बैगा कहते हैं। जी, इस पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मुखिया या बैगा कहते हैं। और इनमें अंतरग्रामीण पंचायतें भी होती हैं। हाँ, जब कोई विवाद एक गांव में नहीं सुलझता तो कई गांवों को मिलाकर एक बड़ी पंचायत बनती है। यहाँ एक सूत्र दिया गया है, 4 गांव बराबर चट्टी, 5 गांव बराबर पचौरा, 7 गांव बराबर सतौरा। इसे एक फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं। 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 की पचौरा और 7 की सतौरा कहते हैं। आइए अब इनकी अर्थव्यवस्था और खान-पान के बारे में जानते हैं। जी। अर्थव्यवस्था खंड में इनके नाम के पीछे की कहानी है। खैर वृक्ष से कत्था बनाने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। हाँ, माना जाता है कि इनका नाम खरवार इसलिए पड़ा क्योंकि ये खैर के पेड़ से कत्था बनाने का काम करते थे। ये इनका पारंपरिक पेशा था। लेकिन अब इनका मुख्य पेशा कृषि है। जी, आज के समय में इनका मुख्य काम खेती-बाड़ी ही है। अब खान-पान की बात करते हैं। तुकमा, सुबह का खाना। ये लोग सुबह के नाश्ते को तुकमा कहते हैं। बियारी, दोपहर का खाना। दोपहर के भोजन को बियारी कहा जाता है। और कलेबा, रात का खाना। रात के खाने को कलेबा कहते हैं। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में फिर से वही सांस्कृतिक तथ्य है। जी। खैर वृक्ष और कत्था के काम से ही इनका नाम खेरवार या खरवार पड़ा। जी। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। इसमें हम खरवार जनजाति की धार्मिक मान्यताओं को जानेंगे। शीर्षक है धार्मिक मान्यताएं एवं जादू टोना। पहला बिंदु है प्रमुख देवता सिंह बोंगा। हो जनजाति की तरह इनके भी प्रमुख देवता सिंह बोंगा ही हैं। इनके अन्य देवी देवता है धरती माई, चंडी, मुचकरानी और द्वारपार। जी, सिंह बोंगा के अलावा ये इन सब देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पुरोहित, प्रीस्ट, धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मण की सेवा ली जाती है। हिंदू प्रभाव। इनके यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए पुजारी के तौर पर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इन पर हिंदू धर्म का काफी प्रभाव है। लेकिन बलि कौन चढ़ाता है? बलि चढ़ाने का कार्य पाहन या बैगा करता है। अच्छा, पूजा ब्राह्मण कराएं लेकिन बलि इनका अपना पुजारी ही देता है। जी हाँ, बिल्कुल। और शब्दावली बॉक्स में लिखा है जादू टोना करने वाला बराबर माटी। इनके यहाँ जादू टोना या झाड़ फूक करने वाले को माटी कहते हैं। और सहायक को ओझा या मती कहा जाता है। जी, जो संकट के समय मदद करता है। तो आज हमने झारखंड की 2 प्रमुख जनजातियों हो और खरवार के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी ली। जी, हमने उनके समाज, संस्कृति, शासन व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं को स्लाइड दर स्लाइड समझा। ये सवाल तो बस एक बहाना है, असल में ये हमें उनकी दुनिया की एक झलक देंगे। हर सवाल से एक नई परत खुलेगी और हम देखेंगे कि ये समुदाय अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जनसंख्या को लेकर है। झारखंड की जनजातीय आबादी में जनसंख्या के आधार पर हो जनजाति का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा। इसका सही जवाब है चौथा। चौथा? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब संथाल, उरांव और मुंडा के बाद हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है।
तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की जनसांख्यिकी में उनका कितना बड़ा स्थान है। मुंडा इसका आविष्कार किया था लोकोबोद्रा ने। लोकोबोद्रा। जी। और ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जब किसी समुदाय की अपनी भाषा के लिए अपनी लिपि होती है ना, तो ये उनकी सांस्कृतिक पहचान को बहुत मजबूत करती है। वारंगचिती इसी का एक प्रतीक है। सही बात है, अपनी लिपि होना मतलब अपनी आवाज को एक स्थायी रूप देना। अच्छा, अब एक सवाल चारित्रिक विशेषता पर है। झारखंड की कौन सी जनजाति है जो अपने सत्य और प्रतिष्ठा के लिए प्राण तक न्योछावर करने वाली लड़ाकू जनजाति मानी जाती है? ऑप्शन है संथाल, उरांव, हो या खरवार। ये विशेषता जुड़ी है खरवार जनजाति से। खरवार। हाँ, उन्हें पारंपरिक रूप से एक योद्धा समुदाय माना जाता है। वो अपने वचन और सम्मान के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान ही इसी बात से है। अब जरा शासन व्यवस्था की बात करते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा के न्यायिक प्रधान को क्या कहते हैं? क्या उसे डाकुआ कहते हैं, पीरपंच, देवरी या नाइके? न्यायिक प्रधान को कहते हैं पीरपंच। पीरपंच। जी, पीरपंच। ये दिखाता है कि इन जनजातियों की अपनी कितनी व्यवस्थित पारंपरिक न्याय प्रणालियां थीं, जो गांवों के समूह मतलब पढ़ा के स्तर पर काम करती थीं। बहुत दिलचस्प। अच्छा, हमने अभी खरवार जनजाति की बात की। पलामू और लातेहार में उन्हें एक खास उपनाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम उनके सूर्यवंशी राजपूत होने का संकेत देता है। तो वो उपनाम क्या है? 18 हजारी, जमींदार, सरदार या भूमिज? उन्हें जाना जाता है 18 हजारी के नाम से। 18 हजारी। हाँ, ये उपनाम उनके वंश और उनके ऐतिहासिक दावों की ओर इशारा करता है, जो उनकी पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझ गया। अब वापस आते हैं हो जनजाति पर। सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो हो जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धुमकुड़िया, गीतियोड़ा, घोटुल या कोड़वा। इसका सही नाम है गीतियोड़ा। गीतियोड़ा। ये युवा गृह होता क्या है असल में? ये एक तरह की पारंपरिक संस्था होती थी जहां युवाओं को मतलब अविवाहित लड़के लड़कियों को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। तो गीतियोड़ा हो समुदाय का यही सामाजिक शिक्षण केंद्र था। अच्छा, तो एक तरह का कम्युनिटी सेंटर। हाँ, कह सकते हैं। तो पिछला सवाल युवा गृह पर था, तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। इनमें से किस जनजाति में युवा गृह की परंपरा नहीं पाई जाती? मुंडा, हो, खरवार या संथाल? ये बहुत अच्छा सवाल है। इन विकल्पों में से खरवार जनजाति में ये परंपरा नहीं मिलती। खरवार में नहीं मिलती? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और यही जानना महत्वपूर्ण है। हर जनजाति की अपनी अलग सामाजिक संरचना होती है ना? और युवा गृह का न होना खरवार समुदाय की एक विशिष्ट सामाजिक विशेषता है। सही बात है। अब धार्मिक मान्यताओं पर आते हैं। हो जनजाति के जो सबसे प्रमुख देवता हैं सिंगबोंगा, वो किसका प्रतीक माने जाते हैं? पहाड़ के, वर्षा के, सूर्य के या फिर जंगल के? सिंगबोंगा सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य। जी। प्रकृति की पूजा तो कई जनजातीय संस्कृतियों का एक केंद्रीय तत्व है और सूर्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखना उसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल। अब आते हैं खरवार जनजाति की पंचायत व्यवस्था पर। खरवार जनजाति में 4 गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? पचौरा, सतौरा, चट्टी या बैठकी? 4 गांव की पंचायत को कहते हैं चट्टी। चट्टी। हाँ, ये उनकी स्थानीय शासन और न्याय प्रणाली के संगठन को दिखाता है, जहां कई गांव मिलकर एक इकाई बनाते हैं। बहुत व्यवस्थित लगता है ये सब। बिल्कुल। और आज का आखिरी सवाल, ये विवाह परंपरा से जुड़ा है। हो जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोन या गोनोंग, डाली कटारी, कुरी गोनोंग या हर्ज? इसे कहते हैं पोन या गोनोंग। पोन या गोनोंग। जी। वधू मूल्य कई जनजातीय समाजों में एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा है। ये सिर्फ लेन देन नहीं है, ये 2 परिवारों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने का एक तरीका है, एक सम्मान है। तो इस पूरी बातचीत से मतलब इस प्रश्नोत्तरी से हो और खरवार जनजातियों के बारे में कितनी सारी मुख्य बातें पता चली। हाँ,